हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंजुगेशन का। कंजुगेशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, कुछ आइडिया तो होगा ही कि कंजुगेशन क्या होता है, लेकिन आज इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है। कंजुगेशन होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में कुछ कंडीशंस होती हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि वहां पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए। देयर मस्ट बी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जैसे ये सिस्टम मैं ले लूं कार्बन का, देखना ये डबल है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये अल्टरनेटेड है, ठीक है। ऐसा सिस्टम ले लूं, ये अल्टरनेट नहीं है, और एक ऐसा सिस्टम ले लो, ये भी अल्टरनेट नहीं है। तो कंजुगेशन कहाँ हो सकती है? कंजुगेशन इस सिस्टम में हो सकती है, यहां और यहां नहीं हो सकती, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो यही आती है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन को हम पहली कंडीशन के हिसाब से ही देख सकते हैं कि कंजुगेशन क्या कहती है, जितने भी एटम्स हैं, ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन कंजुगेशन, जो भी एक एटम पार्टिसिपेट करेगा कंजुगेशन में, वो sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। sp2 हाइब्रिड होना चाहिए या फिर sp हाइब्रिड होना चाहिए, या तो sp2 या sp हाइब्रिड होना चाहिए। वैसे sp हाइब्रिड की भी कंडीशंस कमी आती है, मेजरली जो हम देखते हैं वो sp2 हाइब्रिड की देखते हैं, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिड होना चाहिए तभी कंजुगेशन हो सकती है। आप इस एग्जाम्पल में समझ सकते हो। देखो ये जितने भी कार्बन है जो मैं कह रहा हूं कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सारे कार्बन एटम्स यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यहाँ पे देखना ये sp2 है, ये sp2 है, लेकिन ये कार्बन sp3 है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आता है, या फिर जैसे ही sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कुछ केसेस में, ठीक है, जैसे ही इस तरीके का कार्बन आता है तो कंजुगेशन वैनिश हो जाती है। कंजुगेशन क्या होता है? वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने sp हाइब्रिड को लिया है, वो कुछ केसेस के लिए लिया है, सभी के लिए नहीं लिया, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा कहा जाता है कि अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा या sp हाइब्रिड कार्बन होगा तो कंजुगेशन वैनिश हो जाती है। यहाँ पे ऑल एटम्स को आप कार्बन की तरह भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मेजरली एग्जांपल्स जो हम कंजुगेशन के देखते हैं वो कार्बन सेंटर के देखते हैं। एरोमेटिसिटी आपने पढ़ाई है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है, तो एरोमेटिसिटी में भी आप कंजुगेशन वाला कंसेप्ट देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, sp2 हाइब्रिड तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एटम sp2 हाइब्रिड होगा तो कंजुगेशन हो जाएगी। क्यों? sp2 हाइब्रिड होने के साथ साथ एक और कंडीशन आती है प्लेनैरिटी की कि मॉलिक्यूल जो है, जो भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जो भी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, वो प्लेनर होने चाहिए, तभी कंजुगेशन हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। और ये 3 जनरल कंडीशन बनती है कंजुगेशन की। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, sp2 या sp हाइब्रिड, ठीक है। sp हाइब्रिड वाले केसेस कम है, sp2 वाले ज्यादा है, इसलिए sp2 की बात करते हैं। और तीसरा sp2 होने के साथ साथ प्लेनरिटी का होना, ठीक है। ये 3 कंडीशन बनती है कंजुगेशन की। जैसे मैं ये एग्जांपल ले लूं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का, यहाँ पे सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन ये स्पीशीज प्लेनर नहीं होती। और अगर ये स्पीशीज प्लेनर नहीं होती तो यहाँ पे कंजुगेशन भी नहीं हो रही, कंजुगेशन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेनर ही नहीं है। और हमने अभी पढ़ा कि प्लेनरिटी एक कंडीशन बनती है कंजुगेशन के लिए। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि प्लेनरिटी होने से कंजुगेशन हो जाती है और प्लेनरिटी ना हो तो कंजुगेशन नहीं होती? जब प्लेनरिटी होती है तो मैं ऐसे कहता हूं, देखो ये जो कंजुगेशन होती है ये p ऑर्बिटल के ओवरलैप से होती है, ठीक है। p ऑर्बिटल के ओवरलैप से होती है, और जब ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं
पैरेलल होते हैं तो कंजुगेशन होती है, और जब ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो कंजुगेशन नहीं होती। आपको पता है यहाँ पे जो ओवरलैप होगा वो इफेक्टिव ओवरलैप होगा। पैरेलल ओवरलैप अगर आपने बॉन्डिंग पढ़ी है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो इनका ओवरलैप अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो सकता। तो ऐसा होता है कि जब ये p ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं तो कंजुगेशन हो पाती है, और ये p ऑर्बिटल पैरेलल कब होते हैं, जब ये स्पीशीज जो है ये प्लैनर होती है। जब ये स्पीशीज प्लैनर होती है, जैसे मैं एग्जांपल ये लूं, जैसे मान लो ये बेंजीन का एग्जांपल लिया मैंने। बेंजीन में आपको पता है कंजुगेशन होती है। बेंजीन में कंजुगेशन क्यों होती है? अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे दिखेगा। ये तो 6 मेंबर रिंग, ये सारे p ऑर्बिटल ऐसे एक दूसरे के पैरेलल, इसका इसके साथ डबल बॉन्ड, इसका इसके साथ। ये देखो अब ये सारे p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है तो कंजुगेशन हो पाती है, और इसलिए बेंजीन जो है वो इस स्ट्रक्चर में भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से एक p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होता, मान लो एक p ऑर्बिटल ऐसे हो जाता, ऐसे की जगह ऐसे हो जाता, अब देखो ये परपेंडिकुलर हो गए, और परपेंडिकुलर हो गए तो कंजुगेशन नहीं होती। तो यही चीज है, यहाँ पे ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर में कंजुगेशन नहीं होती। यहाँ पे p ऑर्बिटल पैरेलल है जैसा आपको बेंजीन में दिख रहा है, तो पैरेलल में कंजुगेशन हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। अब अगर हम टाइप्स ऑफ कंजुगेशन की बात करें कि कंजुगेशन कितने प्रकार की होती है, तो पहली कंजुगेशन होती है जब डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ हो। कंजुगेशन में डबल बॉन्ड हो, जैसे ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन। दूसरा, जब एक डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो लोन पेयर के साथ, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर। जैसे एग्जांपल, ये डबल बॉन्ड हो गया और जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे एक ऐसा हेटेरो एटम हो गया जिसके पास लोन पेयर है। एग्जांपल देखना, डबल बॉन्ड NH2, तो इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पे कंजुगेशन में होता है। ठीक है। तीसरा, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन, यहाँ पे इस तीसरे की 3 कैटेगरी आती है। डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो पॉजिटिव चार्ज के साथ, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो नेगेटिव चार्ज के साथ, और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो फ्री रेडिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ। ये 3 कैटेगरी आती है। जैसे डबल बॉन्ड और एडजेसेंट कोई भी एटम है, जैसे कार्बन ले लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड एडजेसेंट पे नेगेटिव, और डबल बॉन्ड एडजेसेंट पे एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कंजुगेशन में, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, और यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इसके कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव, इसका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव, और इसका बनेगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ रेडिकल। ठीक है, इतने तरीके के आपको कंजुगेशन देखने को मिल सकती है। डबल बॉन्ड एक दूसरे डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो पॉजिटिव चार्ज के साथ है, ये देखना एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है इस पे, एम्प्टी p। तो ऐसा भी लिख सकता है, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, ऐसा भी लिख सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब बच्चों, अब हम कंजुगेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस कंजुगेशन के, एक सबसे मेजर जो कंजुगेशन का कॉन्सिक्वेंस आता है वो आता है रेजोनेंस इफेक्ट। वो आता है रेजोनेंस इफेक्ट। ऐसा जो सिस्टम होता है, इस तरह के जो सिस्टम होते हैं, ऐसे सिस्टम को कंजुगेटिंग सिस्टम कहते हैं। और कंजुगेटेड सिस्टम में जो इफेक्ट ऑपरेट करता है वो रेजोनेंस इफेक्ट होता है। इसको ब्रीफली, इसको बहुत मेजरली हम एक अलग
वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन हम जो छोटे छोटे कंजुगेशन के कॉन्सिक्वेंसेज है उनकी बात करते हैं। एक कॉन्सिक्वेंस कंजुगेशन का ये होता है कि मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना है, उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना है। अगर इस मॉलिक्यूल, एक चीज देखना, अगर न्यूक्लियोफाइल बनना है तो मैं ऐसा कहूं इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने है तो क्या बनना है, डोनर बनना है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने है तो क्या बनना है, डोनर बनना है। ऐसा होता है कि अगर किसी इस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन हो गई या कंजुगेशन बढ़ गई, तो इसकी जो डोनर प्रॉपर्टी है या इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है। इन केस ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, डोनर प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस या न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। साथ ही साथ दूसरा फैक्टर ये रहता है कि कोई मॉलिक्यूल है, मान लो उसे एक्सेप्टर की तरह काम करना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो क्या मैं उसको इलेक्ट्रोफाइल कहूं, बिल्कुल कह सकता हूं। और अगर उस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन बढ़ गई तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रोफाइल बनने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है। इस चीज का भी ध्यान रखना। कंजुगेशन के दो मेजर कॉन्सिक्वेंस आते हैं कि मॉलिक्यूल की न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। एक और कॉन्सिक्वेंस, जो तीसरा कॉन्सिक्वेंस है जो कंजुगेशन की वजह से होता है, वो ये है कि कंजुगेशन के बढ़ने से मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज करती है, और किसी की भी एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। एनर्जी डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। साथ ही साथ एक फैक्टर और ध्यान रखना कि जैसे जैसे कंजुगेटेड सिस्टम होता जाता है, जितनी ज्यादा सिस्टम में कंजुगेशन होगी, अगर आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस चीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैम में क्वेश्चन आ सकता है, एज द कंजुगेशन इंक्रीजेस लैम्डा मैक्स इंक्रीजेस। इस चीज को ध्यान रखना। और इसका रीजन ये होता है कि गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो डिक्रीजेस। एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो डिक्रीजेस। इतनी सी लाइन को ध्यान रखना, यानी कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स। कंजुगेशन बढ़ेगी तो लैम्डा मैक्स बढ़ेगी। ये कहाँ काम आएगा आपके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और इसीलिए जो सिस्टिल्बीन होती है, इसका जो लैम्डा मैक्स होता है वो ट्रांसटिल्बीन के कंपैरिजन में कम होता है। ट्रांसटिल्बीन के कंपैरिजन में सिस्टिल्बीन का लैम्डा मैक्स कम होता है। ट्रांसटिल्बीन क्या होती है, C डबल बॉन्ड C, ये फिनाइल रिंग, यहां पे फिनाइल रिंग, ठीक है, ये H और ये H, ये ट्रांसटिल्बीन होती है। सिस्टिल्बीन क्या होती है, दोनों pH सेम साइड लगे होते हैं। तो जब ये दोनों pH सेम साइड लगे होते हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन्स के बीच रिपल्शन होती है, और रिपल्शन के कारण कंजुगेशन का एक्सटेंट कम हो जाता है। कंजुगेशन घट जाती है तो लैम्डा मैक्स कम होता है, यहाँ पे लैम्डा मैक्स ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ कोई रिपल्शन नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखना। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का और जैम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि कंजुगेशन बढ़ेगी तो लैम्डा मैक्स बढ़ेगा। इसीलिए टमाटोज में कलर आता है। टमाटो में क्या होता है, लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन में 11 डबल बॉन्ड कंजुगेटेड होते हैं। किसमें, लाइकोपीन में, इसलिए उसमें कलर होता है। ठीक है, आपने कैरेट सुना होगा, कैरेट का कलर क्या होता है, रेड होता है। उसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन में भी बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड कंजुगेटेड होते हैं। पोरफायरिन रिंग सुनी होगी आपने, पर्पल कलर की होती है पोरफायरिन रिंग, पर्पल कलर की। क्यों, उसमें कंजुगेशन बहुत ज्यादा होती है, 11 डबल बॉन्ड उसमें भी कंजुगेटेड होता है। तो कंजुगेशन के इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। ठीक है,
इसके बाद एक छोटे से पॉइंट पर और चलता हूं मैं। इस पॉइंट को मैं कहता हूं क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है? क्रॉस कंजुगेशन का कंसेप्ट कहां लगता है? देखो, ये इस तरीके के सिस्टम में क्रॉस कंजुगेशन लगता है। मैं इस डबल बॉन्ड को कहता हूं ए, इसको कहता हूं बी, इसको कहता हूं सी। क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम में देखो, ये ए इस सी के साथ कंजुगेशन में है, ये बी इस सी के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन ये ए और ये बी आपस में कंजुगेशन में नहीं होते। ए और बी आपस में कंजुगेशन में नहीं है। ए सी के साथ कंजुगेशन में, ए बी सी के साथ कंजुगेशन में। इस तरीके का सिस्टम क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों कंजुगेटेड सिस्टम्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कंजुगेशन या क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है वो किस किस तरीके से डिफरेंट चीजों को इफेक्ट करते हैं। किसी एल्कीन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट कैसे करते हैं, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को भी इफेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, इन सब छोटे छोटे फैक्टर्स को पढ़ेंगे। लैम्डा मैक्स को और कैसे इफेक्ट करते हैं, इन सब सिस्टम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इन सभी चीजों को ध्यान से नोट्स बना लेना अपने और प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।